हेलो तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे चैनल A100 to Z एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम आपको पता है हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में ग्रेविटेशन फोर्स तक जो है हो गया था। तो चलिए अपनी बची से साइंस को कंप्लीट करते हुए चलिए स्टार्ट। देखिए हमने आपको उपग्रह सैटेलाइट्स तक बता दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। देखो उप जो हमने आपको उपग्रह बताए थे, सैटेलाइट्स बताए थे जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। अच्छा, प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो ग्रह थे वे क्या थे? वे जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए इससे आगे बात कर लेते हैं। देखो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनको हमने बनाया और दूसरे वे होते हैं जो पहले से ही हमारी जो है यूनिवर्स में है, उनको उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए, एक तो आर्टिफिशियल, दूसरे जो हो गए नेचुरल। यानी कि एक तो आर्टिफिशियल उपग्रह जो हमने बना के छोड़ रखे हैं, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते वो क्या है, एक तरीके का उपग्रह ही तो है। उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, नीचे से हम भेज रहे हैं खुद स्वयं बना करके, वो क्या है, एक तरीके का उपग्रह है। उसको हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो पहले से ही बना बनाया है, जैसे देख लो पृथ्वी का एक चंद्रमा है, वो क्या होता है, नेचुरल उपग्रह होता है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह होता है। अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं। देखो इससे आगे जो आ जाता है उपग्रह का कक्षीय वेग। कक्षीय वेग देखो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। कक्षीय वेग जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, देखो वी ओ का मतलब क्या है यहाँ। देखो वी ओ का मतलब है वी फॉर वेलोसिटी, ओ फॉर ऑर्बिट। यानी कि वी वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जो उसके ऑर्बिट में रह करके जो वो परिक्रमण कर रहा है, उसका जो है वो किस स्पीड से जो है चल रहा है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो ये वी ऑर्बिट, जो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट वाला है, ये वी जीरो या वी ओ किस किस चीज पर डिपेंड करता है। देखो ये पहली तो बात आर ई पर डिपेंड करता है। किस चीज पर? यानी कि आर ई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, ये ऑर्बिट वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं। देखो जो दूसरी चीज होती है ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी, ये व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनली किसके होता है, 1/h के, या आर ई प्लस एच ले लो आप, ठीक है। क्योंकि भाई अगर फॉर एग्जांपल हम किसी वस्तु को लेते हैं और वो उसकी ध्रुवीय कक्षा में जा रहा है, तो वहाँ तो आर ई भी कैलकुलेट होगा ना, आर ई भी कैलकुलेट होगा, और उससे कितनी दूर है वो एच भी कैलकुलेट होगा। जाहिर सी बात है ये वो ऑर्बिट वाला जो वेलोसिटी है ये एच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे जैसे ये वाली चीज़ इंक्रीज होगी ये वाली चीज़ डिक्रीज होगी। यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी किसी भी सैटेलाइट की, किसी भी प्लेनेट से कि जो लेयर है, तल है, उससे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका क्या होगा, जो ये है ऑर्बिट वेलोसिटी है, ये कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सैटेलाइट जितना भी प्लेनेट से दूर होगा उसका जो कक्षीय वेग होगा वो क्या होगा, कम होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अगला देख लेते, कक्षीय वेग के बारे में आपको पता चल गया। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। देखो अगला जो आता है, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसका कक्षीय वेग उतना ही कम होगा। ये हम अभी आपको इस इक्वेशंस की मदद से समझाए हैं, ठीक है। देखो उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, ये द्रव्यमान पर डिपेंड, देखो मैं आपको पिछली जो वीडियो गई है जहाँ गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन नियम चल रहा था, वहाँ भी आपको बताया था कि ये द्रव्यमान जो है वही कैंसिल आउट हो जाता है। उस कौन सा द्रव्यमान, दो तरीके के द्रव्यमान थे, एक था एम ई यानी कि जो खींच रहा है उसका द्रव्यमान था, एक जो खिंचा रहा है उसका द्रव्यमान था। दो तरीके के द्रव्यमान थे ना, एक तो
आप ऐसे ले सकते हो अर्थ का द्रव्यमान, दूसरा जो है उसके सैटेलाइट का द्रव्यमान। अर्थात सैटेलाइट का द्रव्यमान कट जाता है, और हम यहाँ सैटेलाइट की ही बात कर रहे हैं, न कि प्लेनेट की। ठीक है, इसीलिए सैटेलाइट का जो कक्षीय वेग होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि वो कैंसिल आउट पहले ही निकल गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो तीसरा जो है, ये है तीसरा, जो पृथ्वी की रेडियस है 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी की रेडियस है। इसके अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड, या 7 पॉइंट एग्जैक्ट पूछे तो 7.9। अगर ऑप्शन में दोनों हो, ऑप्शन में कितने हो, दोनों के दोनों हो, 7.9 भी और 8 भी, तो आपको 7.9 लगाना, न कि 8, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास 7.9 ही होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के अति निकट, सबसे निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग हो। अब आप निकट से घबरा गए हो, ये जो निकट है, ये देखो, ये निकट का मतलब क्या है, देखो निकट हमने क्या कर रखा है, मान लिया ये अर्थ है, अब इसके चारों ओर ऑर्बिट्स अवेलेबल है। ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा, ऐसे करके करके जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या है, ऑर्बिट्स अवेलेबल है। अब जब ऑर्बिट्स अवेलेबल है, तो इसमें सैटेलाइट्स क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। पहला सैटेलाइट ये हो गया जी यहाँ, ठीक है, सेकंड सैटेलाइट यहाँ हो गया, और थर्ड सैटेलाइट ये वाला हो गया यहाँ पे, ये रहा। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ये अर्थ हो गई यहाँ। तो अब देखो इससे क्या जो है, क्या निकट का मतलब क्या है। अब निकट का मतलब एक चीज तो होती है बिल्कुल जो है संपर्क में रहकर चलना। भाई सबसे निकट कौन सी वस्तु होगी, जो अगर संपर्क में, अब एक चीज मुझे आप बताओ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पृथ्वी है और इसके संपर्क में रह के चलेगी, तो वो तो इससे जो है घर्षण करेगी, जिस वजह से जो है पृथ्वी पर जो है क्षति पहुंचाएगी, जो रहने वाले जीव है सभी को। इसीलिए हमने जो है इन जो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर न्यूनतम जो ऊंचाई ले रखी है वो 500 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। कितनी, 500 किलोमीटर, जो हमने बांट रखा है उसको 500 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं, और लगभग 36,000 या इससे अधिक जो है, इससे अधिक ऊंचाई पर भी तक जाते हैं। अच्छा, न्यूनतम जो है 500 किलोमीटर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो न्यूनतम कक्षा है हमारी, यानी कि जो अति निकट चक्कर लगाएगा वो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर लगाएगा चक्कर। ठीक है, फाइनल। तो यानी कि जो ये हमारा पहला सैटेलाइट है ये वाला, इसके और अर्थ के बीच की दूरी कितनी होगी, 500 किलोमीटर होगी। अच्छा, अब ये 36,000 के क्या था, 36,000 के का मतलब है 36,000 किलोमीटर, यानी कि ये जो है सर्वाधिक दूर होगी, सबसे बाहरी कक्षा जो होगी वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और हम ध्यान रखना, इन जो इन कक्षाओं को हमने बांट रखा है ये नेचुरल नहीं है। ठीक, तो चलिए देखो, अब जब हमने इस 36,000 का क्या मतलब है, और हमने 500 किलोमीटर ही क्यों लिया, 500 किलोमीटर तो सबसे न्यूनतम कक्षा हो गई। चलिए अब 36,000 का क्या रिलेशन है इससे, 36,000 को समझ लेते हैं एक बार। देखो 36,000 किलोमीटर वह ऊंचाई है जहां पर अगर किसी सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाए तो पृथ्वी के सापेक्ष एक जगह ही स्थित रहेगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वह ऊंचाई है जैसे कि पृथ्वी पर पेड़ लगाना। अब पेड़ एक जगह, अगर आपने एक जगह स्थापित कर दिया तो क्या वो दूसरे स्थान पर जाएगा, नहीं, या चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इसी तरीके से 36,000 किलोमीटर वाला जो सैटेलाइट होगा वो पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह निगरानी रख सकता है, दूसरी जगह नहीं। क्यों, क्योंकि इसका परिक्रमण काल जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इसका जो परिक्रमण काल होगा टी बराबर होगा अर्थ के परिक्रमण काल के। यानी कि 24 घंटे में ये भी एक चक्कर लगाएगा, और 24 घंटे में हमारी अर्थ भी एक चक्कर को कंप्लीट कर लेती है, अपना कक्षीय जो गति होती है उसको कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं आगे।
देखो अब आगे जो आ जाता है, ये आ जाता है परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है? देखो परिक्रमण काल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इन चीज़ों पे। परिक्रमण काल होता क्या है? देखो जब कोई, मान लिया ये अर्थ है यहाँ पे, और इस अर्थ के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, कोई भी जो है सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, तो वो कितने समय में इस अपने इस वाले जो है रोटेशन को कंप्लीट करेगा, ये होता है परिक्रमण काल। यानी कि एक चक्कर को लगाने में लिया गया समय ही उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। देखो उपग्रह अपने ग्रह का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, ये क्या कहलाता है? उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। अब देखो इसको गणितीय भाषा में कैसे समझे। ये होता है टी बराबर होता है परिधि बटे कक्षीय वेग। कक्षीय वेग टी बराबर क्या होता है? परिधि बटे कक्षीय वेग। परिधि को कैलकुलेशन में देखो, टी बराबर कक्षीय वेग। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी देखो मैंने आपको पीछे के जो अभी जो पिछले टॉपिक गए हैं उनके अंदर भी बताया, जो पीछे की वीडियो गई उनके अंदर भी बताया, एक ही चीज़ बताई। जो ग्रह का परिक्रमण काल है, यानी कि जो वेलोसिटी जो ये है, ये जब द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता और कक्षीय वेग भी इसमें कैलकुलेट आ रहा है, तो द्रव्यमान पर क्या परिक्रमण काल डिपेंड करेगा? अरे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये जब ये ही द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं कर रहा कक्षीय वेग, और कक्षीय वेग इसके अंदर कैलकुलेशन में है, तो क्या ये डिपेंड करेगा परिक्रमण काल? नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब रहा परिधि का सवाल। परिधि में तो कहीं भी द्रव्यमान कैलकुलेशन में आता ही नहीं। चलिए देख लेते। देखो उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसका उतना ही अधिक परिक्रमण काल होगा। देखो हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट बताया था, यानी कि ये ऊंचाई पर डिपेंड करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसे है लिखा हुआ। ठीक है, बताया था कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ आप भाई, ये जो है हाइट जितनी सर्वाधिक होगी ये उतना ही कम होगा क्या? नहीं। अब मान लिया फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ प्लेनेट था ये, और या यहाँ पर कोई उपग्रह था, ये पहले तो चक्कर लगा रहा था 4 घंटे में, किसी एक चक्कर को पूरा कर लेता। अब ये बढ़ा दी गई हाइट, क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। अब जाहिर सी बात है हाइट बढ़ेगी तो उसका क्या होगा? वेलोसिटी वेग मंदा हो जाएगा, यानी कि जितना मान लिया ये यहाँ 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, अब यहाँ तो ये 5 की बजाय 4 ही रह जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाएगा कि नहीं? 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल पाएगा। अब एक बात मुझे आप ही सोच कर बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय तो सभी ने पढ़ रखा है गणित के अंदर। अब जब चाल घट गई तो समय का क्या होगा? अब देखो आप जरा एक चीज आओ, क्या होता है? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं? होता है। अब एक बात मुझे बताओ, जो जब ये वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, यानी कि कम हो गई, तो जाहिर सी बात है टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। और टाइम बढ़ेगा, वही चीज़ तो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, यानी कि जो लगने वाला समय है वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग 84 मिनट का होता है। लगभग 84 मिनट यहाँ छूटा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 84 मिनट का होता है जो परिक्रमण काल होता है, यानी कि सबसे जो निकट जो चक्कर लगाएगा 500 किलोमीटर वाली कक्षा की बात की जाती है यहाँ। 500 किलोमीटर वाली जो ऊंचाई पर कक्षा है उसकी बात करते हुए जो 84 मिनट में अपना परिक्रमण काल पूरा कर लेता है, कोई भी सैटेलाइट हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब हम आपको पीछे बताए थे, जो पिछली स्लाइड में बताया था हमने कि उपग्रह जो है 2 प्रकार के बताए। अब कक्षा के आधार पर बताएंगे हम आपको। कक्षा के आधार पर भी 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं। अब यहाँ से भाई वहाँ से तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि भाई कौन निम्न में से किस सैटेलाइट का जो है सर्वाधिक परिक्रमण काल होगा, या जो है कक्षीय वेग किसका सर्वाधिक होगा, वे आपको हाइट दे देंगे। हाइट से निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब लेकिन कक्षा के आधार पर कक्षा भी तो होती है। मैंने बताया था ये हमने मान रखी है कक्षा, कि पहली कक्षा इतनी ऊंचाई पर जो न्यूनतम है इससे नीचे ला नहीं सकते हम। ठीक
है, वो जो है दिक्कत आ जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं, इस चीज को समझते। देखो भू स्थिर उपग्रह क्या होता है। देखो अभी मैं आपको 36,000 किलोमीटर ऊंचाई की बात की थी पीछे पिछली स्लाइड में, की थी कि नहीं। अब ये 36,000 है क्या, यहाँ मैंने आपको बताया था इस कक्षा में जो भी सैटेलाइट होता है वो होता है भू स्थिर उपग्रह। मतलब वो पृथ्वी को एक ही जगह पर दिखाता रहता है, यानी कि पृथ्वी के एक ही जगह निगरानी रखने का काम करता है। कौन, भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, और इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे होता है, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। देखो ये सब जो है वही लिखा हुआ है, इसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, इसकी पृथ्वी से ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर की होती है। इसकी जो रेखीय चाल होती है वो 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन कि जो है भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं उनकी रेखीय चाल कितनी होती है, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब एक चीज आप बताओ, अगर ये मीटर प्रति सेकंड में पूछ लेता तो आप कन्वर्ट कर लोगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जब ये एक जगह ही जो है निगरानी रखे रहता है तो इसका प्रयोग दूर संचार प्रणालियों हेतु तथा मौसम संबंधी भविष्यवाणी हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सैटेलाइट दो प्रकार के बताए थे कक्षा के आधार पर, तो दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है, देखो दूसरा प्रकार होता है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय क्या होता है, देखो अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते रहते होंगे, हमने पीछे भी आपको वीडियो में बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है जो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसके अंदर दो पोल है, एक है नॉर्थ पोल, एक है एस पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, ये चुंबक है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ये आपको पता है। अब ये जो है ये ही पृथ्वी के ध्रुव है जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये ऐसा जो है साइंस के जो है साइंटिस्टों ने बताया कि यहाँ ध्रुवों पर पृथ्वी के हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो क्या कहते हैं, तो आपको ध्रुव पता चल गए, ध्रुव क्या होते हैं। देखो ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं। कहने का पर्पज इतना सा है, अब मान लिया कोई सैटेलाइट तो ऐसे परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी पर, कोई सैटेलाइट ऐसे का परिक्रमा कर रहा है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सिर्फ इन कक्षाओं में ही, बाहर की कक्षाओं में जो है निगरानी रखे रहते हैं, ध्रुवों पर ही निगरानी रखे रहते हैं। इनकी ध्रुवीय कक्षाओं में क्या करते हैं, अपने जो है परिक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, परिक्रमण और परिभ्रमण में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पीछे की जो वीडियो गई है उनमें ये दोनों डाउट क्लियर कर दिए थे। ठीक है, देखो 500 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उत्तर से दक्षिण दिशा में परिक्रमण करते हुए इनका लगभग परिक्रमण काल कितना होता है, 84 मिनट का होता है। अब देखो मैंने आपको एक चीज अभी पीछे ही स्लाइड में बताया था, क्या बताया था, जो पृथ्वी के निकट परिक्रमण करने वाला जो सैटेलाइट है उसका परिक्रमण काल कितना होता है, 84 मिनट का होता है। बता क्या है अभी, ठीक है, कितना होता है, 84 मिनट का। अगर ये क्वेश्चन में सेकंड में पूछ ले कि कितने सेकंड का होता है, तो आप कन्वर्ट कर लोगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है उपग्रहों के उपयोग। अब जो हमारे सैटेलाइट्स है इनके उपयोग क्या क्या। ठीक, अब देखो रेडियो संचार द्वारा, भाई रेडियो में प्रचार प्रसार करने के लिए अब फॉर एग्जांपल आप देखो, अब मैंने ये क्लास जो है रिकॉर्ड की और आपको दे दी, अपने चैनल पर डाल दी, तो आप तक कैसे पहुंचेगी ये संचार व्यवस्था ही तो है, कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन जो है डिवाइस ही तो है जो कम्युनिकेट कर पा रहे हो आप। ठीक है, या आप किसी को कॉल मिलाते हो, आपने इधर से कहा हेलो, उसने उधर से सुना हेलो, तुरंत सुन गया। क्या क्या चीज है ये एक कम्युनिकेशन ही तो है। अब यानी कि जो कम्युनिकेशन कर पा रहे हो आप, ये सैटेलाइट्स की मदद से ही होता है। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज अपने आप में 100% नहीं होती। इसका इस बात को कहने का पर्पज क्या है, इस बात को कहने का पर्पज ये है, कभी आप ये समझ लो 100% डेटा हम सैटेलाइट से ही जो है ट्रांसफर करके दूसरों को देते हैं, जी नहीं। कुछ डेटा हमारा जो आयन मंडल है कुछ उससे भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होके वापस जमीन पर आ जाता है। ठीक है,
तो दूरदर्शन कार्यक्रम जो होते हैं हमारे, तो दूरदर्शन चलाए जाते थे पहले, ठीक है, वे सभी सैटेलाइट्स द्वारा होते हैं। दूरभाषी संवादों में किया जाता है। दूरभाषी यानी कि जो दूर दूर भेजने वाले संकेत है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, कोई व्यक्ति मंगल पर गया या चंद्रमा पर गया, हम उससे कांटेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई जी हमने 2 मिनट, मान लिया चंद्रमा पर संकेत आने के लिए 1 सेकेंड लगता है, तो हमने कहा किसी को हेलो नमस्कार, तो उसको कितने मिनट जो है, कितनी सेकंड बाद सुनाई देगा? 1 सेकंड बाद। अच्छा, कोई व्यक्ति सूर्य पर पहुंच गया, हमने उसे बोला हेलो, तो उसे वो कितने मिनट बाद सुनाई देगा? वो 8 मिनट बाद। क्यों? क्योंकि जो हम वेव्स भेजते हैं उनकी चाल कितनी होती है, बता सकता है कोई कमेंट करके? उनकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती कि नहीं? इतनी होती है। अब वेव्स जो है इतनी वेग से गति करेगी किसकी ओर? सूर्य की ओर। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये प्रकाश की ही तो चाल है। इस चाल से जब 8 मिनट में प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आ रहा है, तो पृथ्वी से सूर्य तक संकेत भेजने में लगभग इतने जो है 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लग जाएगा। तो दूरभाषी संवेदों में यानी कि दूरभाषी संवादों में, यानी कि दूर जो है हमसे बहुत जो दूर है उनसे बात करने में। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेनेट पे ही आप बात करो, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ कॉल मिला के बैठ जाओ, वो भी तो दूरभाषी संवाद हुआ है, यानी कि आपसे दूर जो है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या कहता है। देखो, सूर्य तथा अंतरिक्ष से आने वाली विकिरण अध्ययन में भी तो सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। भाई हमें कैसे पता चला कि जो है अगर हम किसी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उस पर सौर का इफेक्ट पड़ता है या नहीं? वो इन चीजों से ही तो पता चला, ठीक है। सौर ज्वाला क्या होते हैं, सौर जो सन स्पॉट है वो क्या है, ये सब इन चीजों से ही तो पता चले। स्पष्टीकरण तो इन्हीं चीजों से हुआ है इनका, सैटेलाइट्स के थ्रू ही, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन। अब एक बात मुझे बताओ, अब हम है कोई सामान्य मनुष्य है, तो वो क्या है भाई, उसका जो ब्लड प्रेशर है कितना रहता है? लगभग 80 से 120 के बीच रहता है। अब इस ब्लड प्रेशर ने जो हमारे पर वायुमंडलीय दाब है इसको क्या कर रखा है? मेंटेन कर रखा है, ताकि जो है क्या मेंटेन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इतना प्रेशर हमारे ऊपर अगर ना लगे तो हमारा जो ब्लड है वो हमारी नसों को फाड़ देगा और बाहर निकल आएगा। यही तो बात है। अब जब ये बात है, एक बात मुझे बताओ, जब हम वायुमंडल से ऊपर जाएंगे, भाई वायुमंडल से तो ऊपर चले गए, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर से जो प्रेशर है, दाब है, वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब खत्म होगा तो जाहिर सी बात है हम मरने तय हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बीपी है यानी कि जो ब्लड है, वो ब्लड हमारी नसों को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा, जिस कारण से हमारी मृत्यु तय है। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए, मृत्यु से जो डेड वाली सिचुएशन है, इससे बचने के लिए हम जो है एक स्पेस सूट का प्रयोग करते हैं। किसका? स्पेस सूट होता है एक स्पेस सूट, इसका प्रयोग हम पहन के जाते हैं। इसमें जो है दबाव जो है बना रहता है, इससे जो है ये प्रॉब्लम नहीं आती। उसी को बोला जाता है स्पेस सूट। अच्छा, जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे और जो एड्रीन साहब गए थे चंद्रमा पे, ये स्पेस सूट ही पहन करके बाहर निकले थे, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखो आगे क्या आता है। इससे अगला जो आता है ये आता है मौसम के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त करना। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि भाई गूगल पे चेक कर लो कल का मौसम का कैसा रहेगा। आपने पूछा गूगल का, जो गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, गूगल का जो सहायक है, आपने उससे पता करा आज ही 4 दिन बाद का मौसम बताइए, उन्होंने बताया आपकी लोकेशन पर ओले पड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, या बारिश होने वाली है, ठीक है। तो ये सब जानकारी हमें कौन दे रहा है? ये हमें सैटेलाइट से प्राप्त हो रही है। सैटेलाइट से कैसे प्राप्त होती है? अब देखो, आपने एकदम जो है पूछा किसी चीज़ से, अगर नेटवर्क अच्छे हैं यानी कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो टाइम 1 या 2 सेकंड का ले सकता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो जो है 4 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट भी ले सकता है। क्यों? ऐसा क्यों?
इसका मतलब है जो आपका सैटेलाइट से डाटा ट्रांसफ़र होने में कुछ समय लग सकता है अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है। अच्छा, जो ये सैटेलाइट बताते हैं, देखो आपने देखा होगा कभी भी इसकी बात, जो गूगल असिस्टेंट की बात है, वो सही नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट वेदर के हिसाब से बताता है, और वेदर जो है पर घंटे क्या पर मिनट ले लो चेंज होता रहता है। क्योंकि हर कोई, भाई गूगल असिस्टेंट भगवान थोड़ी है कि जो फिक्स कर दिया उनको, भाई फलानी लोकेशन पे जो है बारिश होनी तो होनी, वो तय होगी, ऐसा नहीं होता। जो गूगल असिस्टेंट है वो सैटेलाइट के हिसाब से चलता है, और सैटेलाइट वेदर के हिसाब से चलता है, और वेदर चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो आगे, पृथ्वी के आकार तथा पृथ्वी पर तेल व मूल्यवान खनिजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कैसे? भाई अब आप एक बात बताओ, आपको कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे तेल निकलने वाला? पृथ्वी के नीचे कोई जा थोड़ी रहा है गड्ढा खोद के, उसमें कूद के आदमी को भाई यहाँ तेल है? ऐसा नहीं होता। ये मशीनों से ही पता किया जाता है ऊपर से। ये जो वेव्स होती हैं ना, वेव्स को छोड़ते हैं सैटेलाइट, जो इससे टकरा कर इनका डाटा सैटेलाइट को देते हैं, और सैटेलाइट हमें दे देते हैं, और उस आंकड़े से हमें पता चलता है कि यहाँ तेल या कोई मूल्यवान धातु अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा व अन्य ग्रहों पर पहुंचकर उनका अध्ययन किया जा सकता है। अब देखो, चंद्रमा व अन्य ग्रहों पर, अभी देखो अमेरिका जो है मार्स पर बस्ती बसाने के काम में लगा हुआ है। कैसे बचा रहा है? वो जो है सैटेलाइट भेज भेज कर सामान को वहाँ ढो रहा है, फटाफट फटाफट जो है ढोलेगा, फिर जो है जो भी उसका प्रोसेसर है उसको कंप्लीट करके जो है अपना काम चालू कर देगा। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं। देखो, विमान चालकों द्वारा उपग्रहों को दिशा निर्देश दिखाने के रूप में, ये बड़ा खास है। कैसे? भाई आप, अब आप इमेजिन करो, कोई जो है विमान चालक था, उसने अपने विमान को जो है उड़ा लिया। अब जब विमान को उसने उड़ा लिया तो क्या होगा? अब आप उसे ये थोड़ी बताओगे कि इधर उत्तर है या इधर दक्षिण है, या बता दोगे? भाई अगर आपके विमान में कंपास सुई नहीं है लगी हुई तो आपको पता चल पाएगा क्या उत्तर किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है? नहीं बता सकते ना। और लेकिन अगर जो कंपास सुई है वो क्या करती है, विषुवत रेखा पर जाने के बाद वो भी फेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इसको हम आपको मैग्नेटिज्म जब पढ़ाएंगे, मैग्नेट, इसके बारे में वहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जब कंपास सुई वर्क ना करे तो आपको कैसे पता लग चलेगा कि उत्तर किधर है? तो ये सैटेलाइट ही भेजते हैं डेटा। ठीक है, उन उनका नहीं है, ये उल्का पिंड है। उल्का पिंड कैसे? देखो, उल्का पिंड होते क्या है?